नमस्कार दोस्तों, 23 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया और यूके के जो डिफेंस ट्रेड टाइज है, इनको जल्दी ही एक बूस्टर शॉट मिल सकता है। कैसे भाई? बोरिस जॉनसन साहब आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ इन्होंने बातचीत की है। क्या बातचीत का सार निकल के आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको मीटिंग होती नजर आ रही है। यहाँ पे बोरिस जॉनसन साहब खड़े हैं और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। फिर नेक्स्ट, एससी मूव्स डीपर स्क्रूटनी बिफोर अवार्ड ऑफ डेथ पेनल्टी। सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स सजाए मौत बहुत जल्दी सुना रही हैं, और ये सजाए मौत सुनाने से पहले एक कन्विक्ट जिसको वो सजाए मौत सुना रही हैं, उसके बैकग्राउंड को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं कर रही हैं। वहां पे मिटिगेटरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करवा रही है। मिटिगेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत इस बारे में यहाँ पे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। फिर भाई, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लिया ऑन रिडर्सल ऑफ रॉन्गली प्रोसिक्यूटेड पर्सन। हमारे देश में अगर पुलिस के द्वारा या मान लो किसी अथॉरिटी के द्वारा या इवन किसी कोर्ट के द्वारा अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया, मतलब उसने कोई क्राइम नहीं किया तो भी उसको उसकी सजा दे दी, मर्डर नहीं किया तो भी सजा दे दी, तो ऐसे केसेस में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे देश के अंदर कि ये रॉन्गली प्रोसिक्यूटेड पर्संस इंसाफ मांग सके। क्योंकि आपको पता ही है कि भारतीय कानून का जो विधान है वो ये बोलता है कि भले ही 10 दोषी लोग छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया तो वो प्रॉब्लमैटिक चीज है, तो इसको समझेंगे। फूड मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने बोला है कि हमारे डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में स्टाफ की कमी है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के रिस्पेक्ट में इंडिया कुछ टेस्टिंग्स कर रहा है, क्या टेस्टिंग कर रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और भाई, इंडियंस के अंदर ये जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो थोड़े से अनस्टेबल हैं, इसके बारे में एक रिसर्च हुई है रिसेंटली। इस रिसर्च के रिजल्ट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू गाइस, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। वर्ड ऑफ द डे देखें तो सबसे पहले आता है प्लेनरी। प्लेनरी मीटिंग, बेसिकली आप समझ लीजिए प्लेनरी शब्द को अक्सर कर मीटिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और प्लेनरी का मतलब क्या होता है? दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मीटिंग, अब उस मीटिंग में जितने लोग इन्वाइटेड हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मीटिंग है तो मतलब जो जज है वो इन्वाइटेड है, तो एक ऐसी मीटिंग जहां पे जितने लोग इन्वाइटेड हैं सब लोग प्रेजेंट हो, इसको आप प्लेनरी मीटिंग बोलते हो। और अक्सर कर क्या होता है कि प्लेनरी सेशन में फुल अटेंडेंस होती है जब पहली ऐसी मीटिंग हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साल का पहला लोकसभा या राज्यसभा का सेशन है तो उस केस में ज्यादातर एमपीज जो है वो उस अटेंड करेंगे उस मीटिंग को, तो प्लेनरी हो जाती है। मतलब जितनी ओवरऑल मीटिंग में एलिजिबल लोग हैं सब वहां पे पार्टिसिपेट करें, या फिर कभी कभी फर्स्ट मीटिंग को भी प्लेनरी यहाँ पे बोल दिया जाता है। चलिए, पहली न्यूज, इंडिया यूके डिफेंस ट्रेड टाइज टू गेट अ बूस्टर शॉट। क्या बताया जा रहा है? तो भैया, प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन है यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने बोला है कि भाई दुनिया भर को ऑटोक्रेसी से थ्रेट है। अब यहाँ पे ऑटोक्रेसी ऑब्वियस सी बात है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ही बोल रहे हैं, और इसीलिए इंडिया और यूनाइटेड किंगडम को अपने रिश्तों को और डीप बनाना होगा। फिर यूके ने बोला कि हम ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, लेकिन हम उन ह्यूमन राइट्स वायलेशन को पॉइंट आउट करके इंडिया को सबके सामने ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते। जो भी इंडिया की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है उसके बारे में हम इंडिया से प्राइवेट में बातचीत करेंगे, फ्रेंडली मैनर में बातचीत करेंगे। और बोरिस जॉनसन जी ने यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चीज बोल दी है। देखिए, उनके ऊपर प्रेशर था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ कब तक साइन करोगे, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन दे दी है बोरिस जॉनसन ने कि भाई दिवाली तक इंडिया के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लेंगे। और यहाँ पे बोरिस जॉनसन साहब ने एक और बात बोला है कि इस रशिया यूक्रेन के वॉर में ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है, रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया जीत जाएगा। ये तो खैर हमको भी पता है रशिया जीत जाएगा। ये अलग बात है कि यूक्रेन की फोर्सेस ने रशिया को पीछे ढकेला है, लेकिन रशिया के हाथ में डॉनबास आ गया, डोनेट्स आ गया, मारियोपोल आ गया, क्रीमिया आ गया, ये सब के ऊपर अगर रशिया का राज बिल्कुल स्थापित हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वॉर के एंड में तो रशिया ही विनर होगा ना, क्योंकि बहुत सारी यूक्रेन की टेरिटरी रशिया यहाँ पे खा जाएगा। फिर भाई, यूक्रेन में हालात खराब हैं, और इंडिया के रोल की जब बात आती है तो यूके ने बोला कि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ बोला ही नहीं इस वॉर को लेके। बूचा मैसेक्रे को इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था। जी हाँ, जब बूचा मैसेक्रे हुआ था तो इंडिया ने बोला था कि भाई जिसने भी ये किया है ये गलत है, इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यहाँ पे होनी चाहिए। फिर रशियन फोर्सेस को और जो यूक्रेन वॉर को बारबेरिक यहाँ पे बोल रहे हैं बोरिस जॉनसन साहब।
इंडिया और यूके के कंटेस्ट में यहाँ पे क्या हुआ है, तो भैया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल इनोवेटिव पार्टनरशिप, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको साइन किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यूके के फॉरेन कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस ने। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इंडिया का, इसने यूके के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एनर्जी एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी ऑफ यूके, इसने एक सेकंड एमओयू साइन किया है ऑन कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। ये मैं आपको हेडलाइंस बता रहा हूं जो अभी विजिट हुई है बोरिस जॉनसन, उस समय पे क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। फिर इंडिया और यूके मिलकर को फाइनेंस करेंगे $100 मिलियन का, ताकि मेड इन इंडिया इनोवेशंस को थर्ड कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से ज्यादा जो गरीब टाइप की कंट्रीज हैं, चिल्लर टाइप की कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आपका पैसिफिक आइलैंड्स में चले जाओ, ये सोलोमन आइलैंड टाइप की कंपनियां हो गई, अफ्रीका की कंट्रीज में चले जाओ, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे इंडिया मेड इनोवेशंस को पहुंचाया जा सके और उससे वहां पे कुछ इन्वेंशंस या फिर कह लो बिजनेस सेटअप किया जा सके। इसके लिए इंडिया यूके मिलकर एक $100 मिलियन का फंड बनाएंगे और ओवरऑल इस चीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर प्रॉपर तरीके से बातचीत होगी, निगोशिएशंस में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा मोदी जी ने बोला, कुछ कुछ यही बोरिस जॉनसन साहब भी बोल रहे हैं। फिर बोरिस जॉनसन साहब बोल रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी शाइनिंग स्टनिंग एग्जाम्पल है, यूक्रेन में ऑटोक्रेटिक कोर्शन हो रहा है, इस बीच में इंडिया की डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, ये अच्छी बात है, थोड़ा डेमोक्रेटिक डाइन स्लाइडिंग देखने को मिली है इंडिया के अंदर, उसको बातचीत से रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सब बातें यहाँ पे बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं। जीएस पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई डीपर स्क्रूटनी करने की जरूरत है डेथ पेनल्टी देने से पहले। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप एक ऐसा मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज करो जिस मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के बाद ही जो ट्रायल जज है वो मौत की सजा सुनाए। अक्सर कर ये देखा जाता है कि ट्रायल जजेस के सामने कोई केस पहुंचता है और ट्रायल जजेस को कुछ घंटे हुए होते हैं कन्विक्ट को जाने हुए और वो कन्विक्ट को मौत की सजा सुना देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहने की कोशिश क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायल कोर्ट के सामने कोई मैटर आए जहां पे एक इंडिविजुअल है जिसने 2 लोगों का कोल्ड ब्लड में मर्डर कर दिया। अब सामने फैक्ट्स हैं, ये बात प्रूव हो चुकी कि उसी इंडिविजुअल ने मर्डर किया है, तो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि जो ट्रायल कोर्ट है मौत की सजा सुना सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई, आपको डेथ पेनाल्टी एकदम से नहीं सुनाना है, आपको यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको यहाँ पे सरकमस्टांसेस को समझना है, आपको वो चीजें खोद खोद के निकालनी है कि ऐसी क्या कंडीशन आ गई उस परपेट्रेटर के सामने कि उसने 2 लोगों का यहाँ पे मर्डर कर दिया। इतनी जल्दी आप फांसी के एक फंदे तक किसी एक इंडिविजुअल को मत भेजो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये जो व्यू पॉइंट है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी से दूर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि मिटिगेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस को पता करने की कोशिश की। जब आप बोलोगे सर मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, तो यहां पे मैंने एक बहुत डिटेल में चीजें समझाई हैं आपको। मिटिगेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि भाई देखो, वैसे मैं आपको बता दूं मिटिगेटरी इन्वेस्टिगेशन डेथ पेनाल्टी के रिस्पेक्ट में इंडिया में कॉमन नहीं है, बट दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे इसको देखा जाता है। एक इंडिविजुअल जिसने क्राइम किया उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, उसकी बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, क्या उसकी कोई हिस्ट्री ऑफ इलनेस रही है, क्या उसके घर में कोई हिस्ट्री ऑफ इलनेस रही है, अगर उसको जेल में बंद किया गया तो जेल में उसका कंडक्ट क्या है, जेल के बाहर जब वो बेल पे रहता है तब उसका कंडक्ट क्या है, मेडिकल ओपिनियन क्या है उसका मेंटल मेकअप का, ये सब चीजें। तो बेसिकली उसकी एजुकेशन, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मल्टी जनरेशनल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, फैमिलियल सोशल ऑर्डर्स कैसे चल रहे हैं उसके, ये सब पता करना जरूरी है। तो सबने मर्डर कर दिया तो सबको फांसी पे न चढ़ाओ, जिसने मर्डर किया है उसके बैकग्राउंड में चीजों को समझने की कोशिश करो और उसके हिसाब से आप डिसीजन दो, ना कि कुछ घंटे बाद ही आप यहाँ पे मौत की सजा सुना दो, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके लिए ओवरऑल यही बोला गया है कि एक मिटिगेशन एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। मिटिगेशन एक्सपर्ट एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है जिसके पास एक कॉन्विक्ट का पास्ट अवेलेबल होता है और उस कॉन्विक्ट के पास्ट के बारे में जानकर वो मिटिगेशन एक्सपर्ट बता सकता है कि हाँ भाई इस इंडिविजुअल को आप ये सजा दो, आप ये सजा दो। ये जो मिटिगेशन एक्सपर्ट है ये समय समय पे कन्विक्ट्स का इंटरव्यू लेगा, उनकी फैमिलीज का इंटरव्यू लेगा, उसके फ्रेंड और एसोसिएटेड लोगों का इंटरव्यू लेगा, उसके साथ जो प्रिजनर्स रहते थे उसका इंटरव्यू लेगा और उसके बेसिस पे प्रॉपरली डिसाइड कर पाएगा कि हाँ भाई हमें यहाँ करना क्या चाहिए। अब इस कंटेक्स्ट में हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में एक इरफान नाम का इंडिविजुअल था, इसको भी यहाँ पे मौत की सजा सुना दी ट्रायल कोर्ट ने। तो ये जो इरफान नाम का इंडिविजुअल है बाद में इसका एक मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर
सीपी श्रुति ने इंटरव्यू लिया प्रोजेक्ट 39A के अंदर, और बाद में सीपी श्रुति ने यहाँ पे बताया कि जो इरफान नाम का इंडिविजुअल है, इसने अपनी जिंदगी में मल्टीपल ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखे थे फैमिली में, कम्युनिटी में, इसलिए ये ऐसा हो गया, इसलिए यहाँ पे इसने मर्डर कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मर्डर तो मर्डर होता है, तुम्हारे घर में कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो किसी और इंडिविजुअल को मार दिया ना। लेकिन ठीक है भाई, इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है कि भाई जो मर्डर कर रहा है उसको अगर आप जेल में बंद करके मौत की सजा सुना देते हो तो इससे नए लोग मर्डर करना बंद कर देंगे, ये नहीं हो रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोगों को रिफॉर्म करने की कोशिश करो, ना कि उनको सीधे सजा देने की कोशिश करो। इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ देव और एडवोकेट के परमेश्वर को एमिकी क्यूरी अपॉइंट किया। यहाँ पे एक और नई चीज निकल के आ गई, एमिकी क्यूरी। एमिकस क्यूरी क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली जब कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो उस केस में दलीलें होती हैं, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया वो दलीलें देगा, जो इल्जाम लगा रहा है वो दलीलें देगा, और उसके आधार पर कोर्ट डिसीजन सुनाएगा। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे लोगों को कोर्ट अपॉइंट कर सकता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेट ऑफ मैटर्स में कोर्ट को कुछ राय देंगे कि माय लॉर्ड अगर इसमें ऐसा ऐसा किया जाए तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया गया। किसको किसको? सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ देव और एडवोकेट के परमेश्वर को। प्रोजेक्ट 39A क्या है? तो एक लीगल रिसर्च प्रो बोनो लिटिगेशन और पब्लिक एंगेजमेंट सेंटर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ प्रो बोनो लिटिगेशन क्या होता है। मैंने पहले कई बार आपको बताया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए व्हाट इज प्रो बोनो लिटिगेशन एग्जांपल के साथ। जो प्रोजेक्ट 39A है ये आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। सोशल जस्टिस के ऊपर बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना लोगों को, इकोनॉमिक और सोशल बैरियर्स बनाना, ये सब चीजों के बारे में बात करता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए, रिफाइन करने के लिए एम्पेरिकल रिसर्च करता है ये प्रोजेक्ट 39A। समय समय पे ये जेल में जाके विजिट करता है, लोगों की मेंटल हेल्थ देखता है, फॉरेंसिक्स, डेथ पेनल्टी, टॉर्चर, लीगल एड, इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व है ये प्रोजेक्ट 39A। यहाँ पे दो और वीडियोस आपको कंटेक्चुअल मिलेंगी। एक है डेथ पेनल्टी इन इंडिया, बच्चन सिंह केस के बारे में यहाँ पे बताया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन, ये आप सर्च मान लीजिए डेथ पेनल्टी मेरे नाम के साथ वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लस 1 फरवरी 2022 का जो करंट अफेयर्स है वहां पे भी डेथ पेनल्टी इन इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ बातचीत की है, इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अलग इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। जीएस पेपर 2 जुडिशरी में आपको न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लिया ऑन रिडर्सल ऑफ रॉन्गली प्रोसिक्यूटेड पर्सन। देखिए 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा एक पिटीशन के ऊपर, एक पिटीशन के ऊपर सुनवाई होगी। उस पर्टिकुलर पिटीशन में जो टॉपिक है, टॉपिक ये है भाई कि देखिए जिन लोगों को गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाता है पुलिस के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, उनको बचाने के लिए सरकार क्या गाइडलाइंस फ्रेम करे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये टॉपिक सामने आ रहा है, इससे पहले भी ये टॉपिक सामने आया है, आज से 3-4 साल पहले, वो भी मैं बताऊंगा कब सामने आया है। तो रिसेंटली ही एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 26 अप्रैल को एक केस लिस्ट किया है और इसको एक बेंच लेड बाय जस्टिस यूयू ललित सुनेगी। इनका यह बोलना है कि इंडिया में लगभग 150 बिलियन लोग हैं, मतलब 1.5 बिलियन लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं। तो इन 150 करोड़ लोगों को एक इफेक्टिव स्टैट्यूटरी और लीगल मैकेनिज्म देने की जरूरत है। मतलब बेसिकली कभी कभी पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन होता है वो गलत तरीके से एक इंडिविजुअल को केस में फंसा देता है, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हो जाता है इंडिविजुअल का, और इस रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के चलते हमारे देश का सोशल फैब्रिक बिगड़ता है, ठीक है ना, फालतू में केसों की पेंडेंसी बढ़ती है, एक निर्दोष इंसान को जेल में जाना पड़ता है। तो इसका कोई प्रॉपर रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 277वीं रिपोर्ट में इनपुट्स भी दिए हैं। 2018 में ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब हुआ क्या था उस समय पे, बबलू चौहान केस आया था दिल्ली कोर्ट में नवंबर 2017 में। इस बबलू चौहान केस ने, मतलब जब ये बबलू चौहान केस की सुनवाई हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि भैया लॉ कमीशन को एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा इस इशू का कि वो इंडिविजुअल्स जिनको रॉन्गफुली प्रोसिक्यूट किया गया और वो जेल वगैरह में बंद है, उनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन आप कैसे प्रोवाइड करोगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2017 के बबलू चौहान केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। इस प्रकार के छोटे छोटे वन लाइनर्स अगर आप अपने मेंस के आंसर में लिख दोगे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे कल की डेट में, इससे रिलेटेड अगर कोई लीगल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो नवंबर 2017 के बबलू चौहान केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला लॉ कमीशन को कि भाई कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिन करो कि जो लोग गलत तरीके से जेल में बंद कर दिए गए, प्रोसिक्यूट कर दिए गए, उनको कैसे बचाया जाए। लॉ कमीशन ने इसका प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव री एग्जामिनेशन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन भी दिए। प्रॉब्लम यहां पे यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
तो इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम इशू को अब फिर से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी देना हमारा काम है, तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करके गाइडलाइंस बनाएंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि जिन विक्टिम्स के साथ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हुआ है उनको कैसे यहाँ पे मदद की जाए। कभी कभी क्या होती है कि जो अथॉरिटीज होती है ना, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है किसी को फंसाने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस वाला है, अब पुलिस वाला एक सीट ऑफ पावर में है, अगर उसकी किसी से दुश्मनी है तो हो सकता है कि जिसके साथ दुश्मनी है उसको किसी झूठे फेस में वो फंसाने की कोशिश करे, तो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होगा। ऐसे रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशंस को रोकने की जरूरत है। इससे एक और प्रॉब्लम होती है कि फॉल्स केसेस पहुंच जाते हैं कोर्ट में वैसे ही आप कह लो मिलियंस ऑफ केसेस की पेंडेंसी है, तो इस पेंडेंसी को हटाने की जरूरत है। और इसका एक तरीका यह भी है कि रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के केसेस को जल्दी एड्रेस करो। ठीक है, तो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन डेफिनेशन क्या है? It refers to cases where the accused was not guilty of the offense and the police or prosecution engaged in some kind of misconduct in investigating and or prosecuting the person. मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल गिल्टी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उसको यहाँ पे फंसाया गया। जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इंडिया ने रेटिफाई किया ना, तो उसमें भी साफ साफ जो भी रेटिफाइड मेंबर्स हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भाई अगर किसी को रॉन्गली प्रोसिक्यूट किया है तो उसको इमीडिएट लीगल मदद दीजिए, कंपनसेशन दीजिए, मिस कैरियज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। जो 277वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि भाई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में अमेंडमेंट करिए। ओके, जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, रॉन्ग प्रोसिक्यूशन हुआ है, जिसके चलते मिस कैरियज ऑफ जस्टिस हुआ है, अगर किसी को जेल में डाला गया है या फिर उसको इल्जाम दोषी माना गया है, आरोपी माना गया है, तो भाई ऐसे केसेस को एडजुडिकेट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे ये कोर्ट सुनवाई करेंगे, कंपनसेशन देंगे रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन का। अगर किसी के अगेंस्ट ऐसा कोई केस चलाया गया अथॉरिटीज के द्वारा, उसको यहाँ पे सजा हुई है, तो सबसे बात यहाँ पे ये उठती है कि भाई ठीक है, आप पता कैसे करोगे रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन है? जो जिसको भी पकड़ के आप जेल में डालते हो, जो जेल में सजा काट रहा है, वो यही बोलेगा मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो इसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे कोर्ट ने सेटअप किए हैं। ठीक है ना, जिस इल्जाम में उसको डाला गया उसके सीरियसनेस को देखना, उसकी सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट को देखना, कितना लंबा उसका डिटेंशन है, उसकी हेल्थ को क्या अफेक्ट हो रहा है, उसकी रेपुटेशन को क्या अफेक्ट हो रहा है। इन सब फैक्टर्स को देख के कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस इंडिविजुअल की जो बात है कि भाई मैं निर्दोष हूं, क्या वो कुछ हद तक सही हो सकती है। और फिर यहाँ पे कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई इसका रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हुआ है, इसकी गलती नहीं थी, तो उसके केस में उसको पिक्यूनरी कंपनसेशन मतलब पैसों का कंपनसेशन दिया जा सकता है, या नॉन पिक्यूनरी कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, मतलब पैसों का नहीं है बट उसको काउंसलिंग दे दी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे दी, कोई नौकरी दे दी, इस प्रकार की सर्विसेज देकर उसको कंपनसेट किया। जिस पेपर 2 जुडिशियल एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है फूड मिनिस्ट्री ऑफिशियल। बेसिकली क्या है ना कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है नीचे बताओ। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी सुधांशु पांडे साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को लेटर लिखा। डीओपीटी का काम क्या है? लोगों को रिक्रूट करना। सुधांशु पांडे जी का बोलना है कि भाई केंद्रीय सचिवालय में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में इनफ ऑफिसर्स नहीं है काम करने के लिए, और उसके चलते हमें काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। इनके डिपार्टमेंट में जो सैंक्शन पोस्ट है सीएसएस ऑफिसर्स की, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी, वो है 324, लेकिन 87 सीटें वैकेंट पड़ी हैं। और इनके डिपार्टमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के समय पे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना इसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी के समय पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हो, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस हो, उनका स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना हो डिस्टिलरीज को सेटअप करने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए फीड स्टॉक से, इन सब कामों में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है। और इसी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, तो इन वैकेंसीज के चलते काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, ये सुधांशु पांडे जी बोल रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट इतने इंपॉर्टेंट एक्ट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है, एनएफएसए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तो कम से कम सारे ऑफिसर्स को रिक्रूट करो। अच्छा, ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज है ना, इसके अंदर मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आईएएस बनोगे ना, तो शुरुआत में हो सकता है कि केंद्रीय सचिवालय किसी डिपार्टमेंट में आपको 1 साल के लिए ट्रायल बेसिस पे जाना पड़े,
आप किसी स्टेट में एज ए आईएएस की कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो अंडर सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे आपको पोस्ट किया जा सकता है। प्लस ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता है ना, एसएससी सीजीएल के थ्रू, कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, इसके अंदर एक पोस्ट होती है सेक्शन ऑफिसर, तो वो सेक्शन ऑफिसर भी सीएसएस के अंदर ही काम करते हैं। तो ये सेक्शन ऑफिसर नीचे से फाइल पुटअप करते हैं, फाइल अंडर सेक्रेटरी के पास, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, इस तरीके से फाइल ऊपर अप्रूव होती है। तो ऑब्वियस ही बात है ये स्कीमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं कोविड के पैंडेमिक के समय पे। तो फाइल्स को और बाकी चीजों को बहुत अर्जेंट बेसिस पे पुटअप करने की जरूरत है, प्रोसेस करने की जरूरत है, लेकिन नीचे स्टाफ ही नहीं है और उसके चलते काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा सुधांशु पांडे जी का यहाँ पे बोलना है। जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज, स्टडी फ्लैग्स पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इन इंडियंस। देखिए इंडिया के अंदर एक स्टडी कराई गई, स्टडी का नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज स्टडी, ठीक है ना, ICMR INDIAB इस स्टडी का नाम है। 27 स्टेट्स में कंडक्ट कराई गई, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुई थी पिछले 10 साल से, डेकेड से, लास्ट डेकेड मतलब पिछले 10 सालों में ये स्टडी हुई है। यूनियन टेरिटरीज में हुई है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में हुई है, और इसकी जो रिपोर्ट आई इसका नाम है अचीवमेंट ऑफ गाइडलाइन रिकमेंडेड डायबिटीज ट्रीटमेंट टारगेट एंड हेल्थ हैबिट्स इन पीपल विद सेल्फ रिपोर्टेड डायबिटीज इन इंडिया, ICMR INDIAB 13, नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। यहाँ पे जो सैंपल साइज लिया गया था लोगों का वो था 1,13,043। अब अगर आप देखो तो इन इंडिविजुअल्स में से 5,297 इंडिविजुअल्स ऐसे पाए गए जिनको डायबिटीज था, ठीक है। अब ओवरऑल इन 5,297 इंडिविजुअल्स में केवल 7% ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो कि अपने ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड प्रेशर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को टारगेट में रख पाए, कंट्रोल में रख पाए। देखिए एक बार आपको डायबिटीज हो भी जाता है तो उसके बाद ये बोला जाता है कि भाई अपने ब्लड शुगर लेवल्स पे ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। तो 5,297 लोगों को जिनको यहाँ पे डायबिटीज हुआ उसमें से 7% ही लोग अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रख पाए। थोड़ा और डिटेल में इसकी स्टडी को देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। बेसिकली अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, अगर आप आदमी हो, रूरल इलाके के आसपास रहते हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई 10 साल के अंदर अंदर ये जो डायबिटीज वाली प्रॉब्लम है इसके ज्यादातर टारगेट्स को आपने पूरा कर लिया। मतलब आप प्रिविलेज लॉट को बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप लेडी हो तो कम चांस है आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर पाओगे। आप शहरी इलाके में रहते हो तो आपके ऊपर प्रेशर है, टेंशन में काम कर रहे हो, गंदी हवा में सांस ले रहे हो, तो जल्दी आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, हायर एजुकेशन वाला हेल्थ पैरामीटर्स को समझता है, नॉन कम्युनिकेबिलिटीज को समझता है, एक रूरल इलाके वाला नहीं समझता है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से बेसिस पे असेसमेंट किया गया है, एक तो ब्लड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, दूसरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, तीसरा LDL कोलेस्ट्रॉल टारगेट। तो इन 3 बेसिस पे चीजों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल मतलब ब्लड शुगर लेवल आपका कम होना चाहिए, HbA1c काउंट 7% से कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए, 140-90 mm की रेंज में होना चाहिए, LDL कोलेस्ट्रॉल टारगेट आपका 100 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर ये टारगेट्स आप पूरे कर पा रहे हो, ग्लाइसेमिक, ब्लड प्रेशर और LDL कोलेस्ट्रॉल साथ साथ, तो आप बोलोगे कि आपके अंदर ABC कंट्रोल है। ABC कंट्रोल मतलब कि भाई तीनों ही फैक्टर्स आपने कंट्रोल कर लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं बीमारी के साथ एसोसिएटेड है। तो ABC कंट्रोल बोला गया है वो प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने ओवरऑल इन तीनों फैक्टर पे कंट्रोल किया है। तो 5,297 लोग जो कि डायबिटीज से सफर कर रहे थे उसमें केवल 7% लोग अपने ग्लाइसेमिक, ब्लड प्रेशर और LDL लेवल को रोक पाए, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट में रख पाए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स भी दिए, 4,834 लोग जिनको डायबिटीज थी उसमें से 36% लोग अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल कर पाए, 48% लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर पाए और 41.5% लोग अच्छा LDL कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर पाए, और जो तीनों कंट्रोल कर पाए ऐसे केवल 7% लोग थे। ठीक है भाई, तो ये सब बातें, तो ये जो स्टडीज निकल के आई हैं इन स्टडी रिजल्ट्स को अलग अलग राज्य की सरकारों को दे दिया गया है। राज्य की सरकारों का काम बनता है कि अपने स्टेट में डायबिटीज के बारे में एजुकेशन दे, डायबिटीज से एसोसिएटेड जो मॉर्टेलिटी फैक्टर्स है उसके बारे में यहाँ पे लोगों को बताएं, हेल्दी फूड ऑप्शंस लोगों को अवेलेबल करवाएं, कम खाने पे लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, तब वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई इसरो ने कंडक्ट किया है RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्चुअली कंडक्ट करने वाला है। RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। RLV TD ये पिछले 2-3 सालों से न्यूज में चल रहा है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आगे आने वाले समय में स्पेस मिशंस के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आपने जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड था उसको भेजा स्पेस में और वही पैड वापस आ गया। तो क्या है कि वो पैड फिर अगले लॉन्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और डिस्ट्रॉय नहीं होगा
तो ये जो स्पेस लॉन्चिंग वाली फैसिलिटी है ना, ये हम अफोर्डेबल तरीके से कर पाएंगे, सस्ते में कर पाएंगे। समझ गए बात को? तो यहां पे यही सब बताया गया है कि जो RLV-TD प्रोग्राम के अंदर जो प्रोटोटाइप है, इस प्रोटोटाइप को थोड़ा ऊंचाई पे भेजा जाएगा। उसके बाद ये देखिए क्या है, एक प्रोटोटाइप के ऊपर आपने स्पेस लोड रखा, उसको ऊपर भेजा, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिटैचमेंट हुआ, सैटेलाइट स्पेस में चला गया और ये जो प्रोटोटाइप है वो नीचे जाके कहीं डिस्ट्रॉय हो गया या जल गया। अब ये प्रोटोटाइप इंटैक्ट वापस अगर धरती पर आ जाता है तो इस प्रोटोटाइप को अगले लॉन्च के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो वापस धरती पर जब आएगा ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो इसको लैंड कराना होगा, जहां पे भी लैंड कराना होगा, जो भी कंट्रीज को लॉन्च कर रही होगी। तो यहां पे क्या हुआ है कि जो हमारा विंड प्रोटोटाइप है, जो कि आपका कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है, ये इसकी शेप है। तो ये जो नीचे इसके यहाँ पे टायर भी होंगे, इन जगहों पे ये नीचे आके लैंड करेगा। एक प्लेन टाइप का, छोटे प्लेन टाइप का आपको ये नजर आ रहा है। इस स्पेस में उड़ेगा तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। यहाँ पे देखिए ये तो किया क्या जाएगा कि ये जो RVLEX है, ठीक है ना, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का ये जो प्रोटोटाइप है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX, तो बेसिकली जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है RLV टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें जो लैंडिंग कंपोनेंट होता है, वापस आ रहा होता है जब वो लॉन्च व्हीकल, जिसको आप बोलते हो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX, इसकी यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। इस टेस्टिंग में क्या होगा कि एक ऐसे ही विंग्ड प्रोटोटाइप को 2.3 से 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई पे लेके जाएगा एक हेलीकॉप्टर के द्वारा, और वहां से इसको रिलीज कर दिया जाएगा। और फिर ये आके DRDO की जो एयर स्ट्रिप है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, वहां पे आके लैंड करेगा। तो 3.7 किलोमीटर दूर एयर स्ट्रिप से इसको छोड़ा जाएगा। ठीक है ना, नीचे की हाइट पे छोड़ा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। इससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह ये लैंड करें। इसके पीछे के पहिए पहले लैंड करेंगे, एक पैराशूट निकलेगा इसकी स्पीड को रोकने के लिए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो बेसिकली ऊपर से जब सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा और जब ये वापस लौट के आ रहा होगा, प्रोटोटाइप नीचे आके लैंड हो रहा होगा, तो जो लैंडिंग प्रोसेस है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है, उसकी यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है यहाँ पे इसरो। बहुत सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। RLV की सक्सेसफुल टेस्टिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग आगे आने वाले समय में स्पेस रेस में, अगर हमें कॉम्पिटिटिव बनना है, अगर हमें दुनिया को अपने स्पेस लॉन्चिंग फैसिलिटीज को बेचना है, तो हमारे पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग सस्ते में स्पेस मिशंस को लॉन्च कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज के लिए। अभी के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत महंगा है, इसीलिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है सभी कंट्रीज के लिए। अगर एक बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो गया, ये बहुत हद तक अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इंडिया कंडक्ट करने वाला। क्या इससे पहले इंडिया ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है? तो जी हाँ, 23 मई 2016 में इसरो ने कैरी आउट किया था हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। RLV-TD प्रोग्राम में पहला एक्सपेरिमेंट था। इसको बे ऑफ बंगाल में लैंड करना था। और ये जो LEX है, ठीक है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा है इस पूरी की पूरी सीरीज में। स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड के समय पे ओवरऑल जो हमारे स्पेस लॉन्चेस थे वो बहुत हद तक कम हो गए थे, लेकिन आप देखो इस साल 10 मिशंस को प्लान किया गया है, 4 फ्लाइट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की और बाकी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट की। फिर भाई एक मिशन GSLV Mark 3 और GSLV Mark 2 का भी रखा गया है, और एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी लॉन्च किया जाएगा इस साल। हमारा जो फेल्ड अटेम्प्ट था ना EOS-03 GSLV F10 वाला, इसमें जो गलतियां थी, एक्चुअली फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाई गई थी, जिसने बताया कि EOS-03 मिशन में जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज था वो फेल हो गया था। तो इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और इसकी भी यहाँ पे लॉन्चिंग को टेस्ट किया जाएगा। तो इस साल काफी सारे स्पेस से रिलेटेड जो मिशंस हैं वो इन लूप हैं। लेट्स सी हम कितना सक्सेस यहाँ पे पा पाते हैं। जिस पे पता है स्पेस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन।